एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम यहाँ पर सीख रहे थे बहुत सिंपलेस्ट मैनर में। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। 11th के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे ये वीडियो। बिल्कुल ज़ीरो से हम समझ रहे हैं एक एक टर्म्स को। अकाउंटिंग के बारे में हमने सीखा, अकाउंट्स के बारे में हमने सीखा, क्या बोलते हैं, क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है सर, कैपिटल किसे बोलते हैं, ऑनर किसे बोलते हैं, ये सब चीज़ हमने सीख ली है। अभी आज हम ड्राइंग्स के बारे में सीखेंगे। ड्राइंग्स किसे बोला जाता है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो को, जिसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैपिटल किसे बोलते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, यदि आप देख सके तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर लौट कर यहाँ पर आइएगा। कैपिटल उसे बोलते हैं सर जो भी ओनर बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ असेट। चाहे वो कैश के फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया जाए, चाहे वो असेट के फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया जाए, या गुड्स के फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया जाए, ओनर के द्वारा लगाया गया फंड्स ईदर इन कैश और इन काइंड कैपिटल कहलाता है बिजनेस के लिए। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है सर? सिंपली ओनर जो फंड बिजनेस से निकाल लेता है फॉर दी प्राइवेट पर्पस। प्राइवेट पर्पस यहाँ पर ध्यान रख दीजिएगा इस शब्द पर, तथा साथ ही में प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए। 2 पर्पस के लिए यदि ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेता है सर, प्राइवेट पर्पस के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, या फिर प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स के लिए। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यदि ओनर बिजनेस से पैसा बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ करता है, बिजनेस के खर्चों को, एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए विड्रॉ करता है, तो बच्चों वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा, वो बिजनेस का ही एक्सपेंस कहलाएगा। उसे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। पर यदि ओनर पैसा या फंड या गुड्स, असेट, एनीथिंग विड्रॉ करता है फॉर द प्राइवेट यूज, फॉर द प्राइवेट पर्पस, और विड्रॉइंग कैश फॉर मीटिंग आउट द प्राइवेट एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। नोट कर सकते हैं आप। मैं आपको यहाँ पर जो मैंने नोटिंग की है मैं पढ़ा देता हूँ। यदि आप साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे बच्चों आपके लिए। देखिए, एनी कैश, या तो कोई कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि विड्रॉ किए जाते हैं ओनर के द्वारा, या तो कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स, या फिर असेट भी हो सकता है बच्चों, पर उसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जा रहा है, या फिर प्राइवेट पेमेंट मेड बाय द ओनर आउट ऑफ द बिजनेस फंड, या फिर वो अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाल रहा है, बिजनेस के फंड्स को विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कहलाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है डायग्राम आपके लिए। ओनर है, विड्रॉ कर रहा है फॉर द प्राइवेट यूज और फॉर मेकिंग द पेमेंट्स फॉर प्राइवेट पर्पस। किसी भी पार्टी को वो पेमेंट कर सकता है, बट वो प्राइवेट पर्पस के लिए होना चाहिए, तभी ड्राइंग्स कहलाएगा बच्चों। आगे देखते हैं सर ध्यान से। एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स में क्या बोला है सर? स्कूल फीस का पेमेंट किया जा रहा है चिल्ड्रन के। बिजनेस का ओनर अपने बच्चों की स्कूल की फीस का पेमेंट कर रहा है, तो प्राइवेट पर्पस कहलाएगा बच्चों, इसे ड्राइंग्स कहेंगे। हाउस होल्ड्स के एक्सपेंसेस वो पे कर रहा है, जैसे हाउस रेंट पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है। बिजनेस में घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर के स्वीपर को पे कर रहा है ना, घर के परचूनी का खर्चा, कई ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर वो कर रहा है, और उसके लिए वो पैसा बिजनेस से निकाल रहा है, वो भी ड्राइंग्स कहलाएगा बच्चों। कोई असेट वो परचेज कर रहा है पर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। जैसे उसने घर में एसी लगवाना है, एयर कंडीशनर लगवाना है, और एयर कंडीशन के लिए पैसा वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, तो हो गया बच्चों प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉवल, और वो भी ड्राइंग्स कहलाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ड्राइंग्स किसे बोला जाता है? कैपिटल से बिल्कुल अपोजिट है। कैपिटल का मतलब होता है जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है ओनर के द्वारा बिजनेस के अंदर, इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंड। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब ओनर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है कैश या काइंड को, या गुड्स को, या असेट्स को, प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है, सॉरी कैपिटल बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया था कैपिटल इज ए लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। उसी तरह ड्राइंग्स जो है
वो कैपिटल में से रिड्यूस कर दी जाती है। मान लीजिए ओनर ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, कंट्रीब्यूट किए थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो कैपिटल थी बिजनेस की लायबिलिटी कहलाएगी। पर यदि उसने 50,000 विड्रॉ कर लिए सर, यदि पैसा निकाल लिया है, तो वो लायबिलिटी रिड्यूस कर दी जाएगी बिजनेस के द्वारा ओनर के टुवर्ड्स। मतलब कि ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस कर कर दिखाया जाता है, क्योंकि ड्राइंग्स इज समथिंग रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। यदि ओनर के प्रति हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। जब वो पैसा लगाता है तो बिजनेस उसे लायबिलिटी के रूप में मानता है कि क्योंकि ये हमें चुकाना है। तो जब ओनर ने कुछ पैसा निकाल लिया तो इसका मतलब बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, हमने वो पैसा ओनर को चुका दिया, राइट। तो मान लीजिए 2 लाख रुपीस बिजनेस के अंदर उसने लगाए थे और 50,000 यदि निकाल लिए हैं तो लायबिलिटी हमारी ले जाएगी 1.50, 1.5 लाख रुपए। समझ में आई बात? ओके सर, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं ये रब कर देता हूँ, आपको नोट करने में दिक्कत होगी। आगे बात कर लेते हैं बच्चों असेट की। असेट किसे कहा जाता है? ओके, असेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय असेट? ध्यान दीजिएगा पूरा। असेट इज एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। ओनर की घर की असेट्स को बिजनेस की असेट्स नहीं माना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की असेट का मतलब जो कि बिजनेस के नाम से ओन्ड हो और बिजनेस के नाम से पोजीशन में हो, जिसकी ओनरशिप बिजनेस के नाम हो। सर ओनर ही तो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस ओनर का ही है, बट बच्चों अकाउंटिंग के लिए ओनर को और बिजनेस को अलग अलग एंटिटी के रूप में जाना जाता है। हम आगे चलकर पढ़ेंगे, एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। वो कहता है कि अकाउंटिंग के लिए आप बिजनेस को ओनर से अलग कर कर देखिए। तो बिजनेस की असेट्स ओनर की असेट से अलग कर कर देखी जाती है। जो भी असेट्स ओनर के नाम से खरीदी गई है वो ओनर की पर्सनल असेट है, पर जो असेट बिजनेस के नाम से खरीदी गई है वो बिजनेस की असेट्स है, उन्हें बिजनेस पर्पस के लिए यूज लिया जा रहा है। तो यहां पर जो असेट्स की बातें हो रही है वो बिजनेस असेट्स की बातें हो रही है। एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, नॉट द ओनर, इज कॉल्ड असेट ऑफ बिजनेस, जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। कहने का मतलब यह कि आपको यदि किसी पार्टी से पैसा लेना है तो वो भी असेट का ही पार्ट है। जैसे कि डेटर्स, मान लीजिए एक पर्सन को, मिस्टर एक्स को आपने गुड्स सेल किए क्रेडिट पर। क्रेडिट का मतलब उधार पर। अब उससे आपको पैसा लेना है जो गुड्स आपने सेल किए, तो वो व्यक्ति भी आपकी असेट है। एनीथिंग जो कि बिजनेस में कैश जनरेट करेगा, ध्यान से सुनिए, या फिर बेनिफिट्स जनरेट करेगा, वो सब कुछ बिजनेस की असेट है। यदि किसी व्यक्ति से बिजनेस के अंदर कैश आने वाला है, बेनिफिट्स आने वाले हैं, इनफ्लोज आने वाले हैं, किसी व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, वो भी असेट है, पर्सनल अकाउंट की असेट है। तो एक डेटर वो व्यक्ति होता है जिसे आपने गुड्स सेल किए हैं और क्रेडिट पर सेल किए हैं। जब आप गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हैं किसी पर्सन को तो वो पर्सन डेटर कहलाता है। अब चूंकि आपको उस व्यक्ति से पैसा लेना है, बिजनेस में कैश जनरेट होगा, बेनिफिट जनरेट होगा, इनफ्लोज जनरेट होंगे उस व्यक्ति के माध्यम से, तो वो व्यक्ति भी असेट कहलाएगा। उसी तरह से यदि आपने एक मशीनरी परचेज करी है और उस पर आपने खर्चा किया है, वो मशीनरी आपके बिजनेस में कई सालों तक बेनिफिट जनरेट करेंगे, आपकी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आप परचेज, सेल्स और जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं अपने बिजनेस की, आप तभी कर पाएंगे जब आपके बिजनेस में वो असेट्स अपने रोल को प्ले करती हैं, असेट्स मौजूद है, तभी आप बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंडक्ट कर पाएंगे। इसीलिए वो भी बिजनेस की असेट होगी। तो बेनिफिट्स मॉनिटरी भी हो सकते हैं, डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, कैश के फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉन कैश के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस बात पर गौर फरमाइएगा। तो असेट्स का मतलब एनीथिंग
विच इज इन पोजीशन, बिजनेस की ओनरशिप में होना चाहिए, बिजनेस के पोजीशन में होना चाहिए, बिजनेस की प्रॉपर्टी होना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति से आपको कुछ लेना है वो भी असेट्स है। आगे मैंने लिखा है एनीथिंग विच विल एबल द बिजनेस टू गेट कैश और बेनिफिट्स इन फ्यूचर, जिससे बिजनेस को कैश या बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलने वाले हैं, वो भी असेट्स कहलाएगी सर। एग्जाम्पल यहां पर लिया है मैंने, कैश इज ए काइंड ऑफ असेट्स फॉर बिजनेस। ऑब्वियसली कैश बिजनेस में असेट कहलाएगा, क्योंकि कैश के बेसिस पर ही आप सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कर सकते हैं। बिना कैश के आप बिजनेस को कर नहीं सकते। तो कैश सबसे बड़ी लिक्विडिटी है, सबसे बड़ा बेनिफिट है बिजनेस के लिए। बेनिफिट जनरेट हो ही नहीं सकता बिना किसी एक्सपेंडिचर के, और एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकते बिना कैश के। इसलिए कैश बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट असेट है। आगे जाकर देखेंगे हम, कैश एक करंट असेट होती है। बैंक बैलेंस भी उसी तरह से एक असेट है। स्टॉक को हम समझेंगे बच्चों इन टर्म्स, इन सभी एग्जांपल्स की टर्म्स को हम अलग अलग समझेंगे। बट स्टॉक का मतलब आप अभी समझिए, जो गुड्स आपने बेचने के लिए खरीदा है, सेल करने के लिए खरीदा है, यदि वो अकाउंटिंग ईयर एंड में अनसोल्ड रह जाता है, बिना बिका हुआ रह जाता है, यानी कि सेल होना अभी उसका बाकी है, नेक्स्ट ईयर में बिकेगा, तो सर अकाउंटिंग ईयर एंड पर 31 मार्च पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। और 31 मार्च को यानी कि अकाउंटिंग ईयर एंड में ही हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स दो होते हैं, हमने देखा था, ट्रेडिंग P&L, दूसरा बैलेंस शीट। तो बच्चों स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है असेट के रूप में, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट जनरेट होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। फ्यूचर में यदि आपको किसी भी टर्म से बेनिफिट जनरेट हो रहा है तो वो सब आपके लिए असेट है, इंक्लूडिंग स्टॉक, क्योंकि आपने खर्चा इस साल किया, सेल इस साल नहीं हो पाया। सेल हो जाता तो बेनिफिट जनरेट हो चुका होता, बट सेल नेक्स्ट ईयर होगा तो सर उससे बेनिफिट जनरेट होना बाकी है, इसलिए असेट कहलाएगा। फर्नीचर भी असेट है। मान लीजिए फर्नीचर की लाइफ 10 ईयर्स, 10 सालों तक बिजनेस में बेनिफिट देगा, तो सर ऑब्वियसली इस पर किया गया खर्चा भी असेट है। एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच गिव्स यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, ये क्रक्स से आप समझ लीजिए। एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, किसी भी तरह का ऐसा खर्चा जो आपको मोर देन 1 ईयर तक बेनिफिट जनरेट करे, यानी कि जिस साल आपने खर्चा किया उस साल तो बेनिफिट देगा ही, अगले साल भी यदि बेनिफिट दे, अगले साल के एक दिन भी यदि बेनिफिट दे तो वो असेट कहलाता है बच्चों। फर्नीचर तो ऑब्वियसली यहां पर 10-15 साल तक बेनिफिट देगा। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, लैंड, ये सब बिजनेस में कई सालों तक बेनिफिट जनरेट करेंगे, तो इन पर किया गया एक्सपेंडिचर असेट कहलाएगा। एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच गिव्स यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर्स, और आई मस्ट से एंड्यूरिंग पीरियड इज कॉल्ड असेट। एक बार खर्चा कीजिए, सालों साल फायदा उठाइए, असेट। एक बार खर्चा कीजिए, इस साल बेनिफिट उठाइए, अगले साल भी बेनिफिट उठाइए, अगले साल के एक दिन भी बेनिफिट उठाइए, असेट। समझ में आती है बात? तो टाइप कर कमेंट कर बता दीजिएगा, बिल्कुल सर थंब कर दीजिएगा, बता दीजिएगा समझ में आती है सर, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आती है सर। बिल्स रिसीवेबल, अभी इसको होल्ड कीजिएगा, मैं इसे अलग से समझाऊंगा। डेटर भी एक असेट है। डेटर का मतलब मैंने समझा ही दिया सर आपको। डेटर भी, बिल्स भी डेटर से ही रिसीव होते हैं। मान लीजिए किसी डेटर से हमें पैसा लेना है, 2 महीने बाद देगा, हमने एक बिल लिखा उसके नाम कि भाई मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है, मैं बिल लिख रहा हूं कि मिस्टर एक्स मुझे 2 महीने बाद पैसा देने का वचन देता है। मिस्टर एक्स इज प्रॉमिसिंग मी टू पे दिस सम ड्यूज आफ्टर 2 मंथ्स। आई बात समझ में? उसकी 2 कॉपी मैंने बनाई, दोनों कॉपी मिस्टर एक्स को भेज दी, मतलब डेटर को भेज दी। डेटर ने उसे अप्रूव कर दिया, साइन कर दिया दोनों कॉपीज पर, एक मुझे वापस लौटा दी और एक खुद के पास रख ली। तो जो मैंने बिल उसके नाम लिखे थे, या बिल मैंने डेटर को एक्सेप्टेंस के लिए भेजे थे, अप्रूवल के लिए भेजे थे, यदि वो एक्सेप्ट कर लेता है, अप्रूव कर देता है और मुझे लौट कर वापस लौटा देता है, तो वो बिल्स मेरे लिए रिसीवेबल कहलाएंगे। मतलब मेरे पास एक श्योरिटी, एक गारंटी है जो डेटर ने मुझे
अप्रूव कर कर दे दी। वो गारंटी लिखी मैंने थी, उसके नाम से लिखी थी, उसने अप्रूव कर कर दे दिया, मतलब वो पैसा देने का वचन देता है। तो अब वो डेटर उस अमाउंट से जितने के बिल उसने एक्सेप्ट किए हैं बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। मतलब कि सिंपली डेटर से ही बिल्स जनरेट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल जनरेट होते हैं। बिल्स रिसीवेबल आर पार्ट ऑफ डेटर्स, सो डेटर इज असेट, बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो असेट। ओके सर, आगे देखते हैं। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहां पर लिखी है असेट की। ये आप यदि चेक करते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जहां भी मौजूद है वो सब असेट्स हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि वैल्यूएबल है, जो बिजनेस में वैल्यूएबल का मतलब बेनिफिट जनरेट करेंगे, अगले साल भी बेनिफिट देंगे, उसके अगले साल भी बेनिफिट देंगे, इस साल भी बेनिफिट देंगे, ऐसे रिसोर्सेज आपकी असेट है। दूसरा, रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस के ओनरशिप में है, बिजनेस के पोजीशन में है, बिजनेस के कंट्रोल में है, वो असेट है। ओनर के कंट्रोल और पोजीशन में है तो असेट नहीं है, बिजनेस की असेट नहीं है। बिजनेस के असेट तभी होंगे जब वो बिजनेस के पोजीशन में, राइट। रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट। ऑब्वियसली हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए मॉनिटरी मेजरमेंट होना जरूरी है। मतलब मॉनिटरी टर्म की वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। यदि वो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म में डिफाइन नहीं होती तो बिजनेस के बुक्स में उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बिजनेस का मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंस से जनरेट होने वाले अकाउंट्स, फाइनेंस की ट्रांजैक्शन से जनरेट होने वाले अकाउंट्स। यदि फाइनेंस नहीं है, मॉनिटरी मेजरमेंट नहीं है, पैसे का लेना देना नहीं है, तो सर उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आपने किसी को गिफ्ट दिया या कोई असेट आपको गिफ्ट में मिली तो आपके बिजनेस में एंड्यूरिंग बेनिफिट जनरेट करेगी, बट ऑल्दो उस असेट के लिए, ध्यान से सुनना बच्चों, उस असेट के लिए आपने कोई खर्चा नहीं किया है, आपको वो गिफ्ट में मिली है, तो वो बिजनेस के असेट्स के रूप में कैटेगराइज नहीं होंगे। मॉनिटरी मेजरमेंट होना जरूरी है। यदि उसकी जीरो वैल्यू है, वो फ्री में मिली, आपको गिफ्ट में मिली है, तो ऑल्दो वो आपकी बिजनेस में कई सालों तक बेनिफिट जनरेट करे, आप उसे असेट के रूप में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। असेट के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए मॉनिटरी मेजरमेंट होना जरूरी है, मनी फ्लो होना जरूरी है। आपने उसे एक्वायर किया है बाय पेइंग सम मॉनिटरी आउटफ्लो। आई बात समझ में? तो क्रक्स क्या है सर, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, दिस इज क्रक्स। यदि कोई अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक्सपेंडिचर किया है, मान लीजिए ये अकाउंटिंग ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है सर, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 से ये स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ। इस साल आपने कोई खर्चा किया, एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, उसका बेनिफिट सर मोर देन 1 ईयर है, यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर में तो बेनिफिट मिल ही रहा है। देखिए यहाँ भी बेनिफिट मिल रहा है, इसके बाद भी एक बेनिफिट मिल रहा है, तो वो असेट है। समझना बात को। आगे बच्चों, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, यदि ये खर्चा केवल और केवल इसी साल बेनिफिट देता, अगले साल इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, समझना बात को, तो बच्चों आप उसे असेट्स के रूप में बुक नहीं कर सकते, आप उसे असेट नहीं दे सकते, उसे आप एक्सपेंस बोलेंगे और उसे आप बैलेंस शीट में नहीं ले जाएंगे, उसे आप P&L के अंदर, ट्रेडिंग P&L के अंदर राइट ऑफ करेंगे। फाइनल अकाउंट जो बनाए जाते हैं ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, जो खर्चे आगे आने वाले सालों में बेनिफिट नहीं देंगे उन्हें उठाकर आप ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ कर देते हैं। आगे जिन्हें आपको ले जाना है उन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कहने का मतलब ऐसे खर्चे जो आने वाले सालों से रिलेट करते हैं, आने वाले सालों में बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करेंगे, केवल उन्हें ही बैलेंस शीट में असेट का दर्जा देकर ले जाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, वापस रिपीट करके समझिएगा, सुनिएगा इस बात को। ऐसे खर्चे जो आपको आने वाले सालों में बेनिफिट्स देंगे वो ही बैलेंस शीट में जाएंगे एंड ऑफ द ईयर में, और असेट्स का दर्जा मिलेगा उनको। पर यदि ऐसे खर्चे जो केवल इसी साल किए गए थे और इसी साल जिनका बेनिफिट आप पूरी तरह से कंज्यूम कर चुके हैं, जिनसे रत्ती भर भी बेनिफिट अगले साल नहीं जाने वाला है, तो आप उन्हें असेट का दर्जा नहीं दे सकते। आपको उन्हें 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करना पड़ेगा। यहां पर 2 अकाउंट्स बनते हैं बच्चों, एक तो बनता है
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है बच्चों यहां पर एक बनता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में वो आइटम्स ले जाए जाते हैं जिनको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, जिन्हें हम असेट कहते हैं, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, केवल यहीं पर कंज्यूम हो गया जिनका बेनिफिट, उन्हें ट्रेडिंग पीएनएल में उठा के राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा सर? रिटर्न ऑफ। मैं ट्रेडिंग पीएनएल में रिटर्न ऑफ कर दिया। बात समझ में आती है सर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन किया है असेट का। देख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट। दो तरह की असेट होती हैं, एक होती है बच्चों नॉन करंट असेट, एक होती है करंट असेट। ध्यान दीजिए। नॉन करंट असेट्स held for continued use in business and for the purpose of getting benefits for long run in business, we can say more than 2 years। ऐसी असेट पर किया गया खर्चा जो कि बिजनेस में एंड्यूरिंग बेनिफिट्स देगा, कम से कम 2 साल से ज्यादा देगा। 2 साल से यदि ज्यादा वो बेनिफिट देगा तो वो एंड्यूरिंग बेनिफिट कहलाता है, और उस खर्चे को आप नॉन करंट असेट्स के रूप में कैटेगराइज करें। उस असेट को आप नॉन करंट असेट के रूप में कैटेगराइज करें। जैसे डायग्राम देखिए, कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस आपने इस अकाउंटिंग ईयर में किया, तो उस अकाउंटिंग ईयर में तो बेनिफिट दे रहा है वो, दूसरे अकाउंटिंग ईयर में भी बेनिफिट दे रहा है। यदि यहीं तक देता तो फिर करंट असेट होता। समझना बात को। इसके बाद भी दे रहा है, थर्ड ईयर में भी उसका बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जिस अकाउंटिंग ईयर में वो खर्चा किया गया उसके नेक्स्ट ईयर तक ही यदि उसका बेनिफिट कन्फाइंड होता, मान लीजिए जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग ईयर है 2022, 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023, ये है 24, ये है 25। यदि एक्सपेंस आपने 22-23 के अंदर किया, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में किया, और बेनिफिट भी केवल 22-23 में ही मिलता है, तो फिर तो वो एक्सपेंडिचर है, उसको ट्रेडिंग पीएनएल में उठाकर राइट ऑफ कर दो, वो असेट नहीं है। परंतु यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट उस 22-23 के अंदर तो मिल ही रहा है, 23-24 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी मिल रहा है, इसके बाद नहीं मिल रहा, तो फिर वो असेट तो है बट वो करंट असेट है, क्योंकि जिस साल वो खर्चा किया गया उसके करंट ईयर, नेक्स्ट अपकमिंग 1 ईयर तक उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, उसके बाद उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। अब सक्सीडिंग टू नेक्स्ट ईयर यदि उसका बेनिफिट नहीं ले सकते तो वो नॉन करंट असेट नहीं होगा, वो करंट असेट होगा। खर्चा 1 साल किया गया 22-23 में, बेनिफिट 22-23 में भी मिला, 23-24 में भी मिला, करंट असेट। बेनिफिट 22-23 में भी मिला, 23-24 में भी मिला, 24-25 में भी मिला, एंड सो ऑन, नॉन करंट असेट्स। मोर देन 2 ईयर तक यदि बेनिफिट मिलता है तो नॉन करंट असेट्स, और अप टू नेक्स्ट ईयर तक ही यदि बेनिफिट कन्फाइंड होता है तो वो कहलाता है करंट असेट। नॉन करंट असेट्स अभी हम समझ रहे हैं, इसका मतलब बेनिफिट 22-23 में भी मिला है, 23-24 में भी मिला है, और उसके बाद भी मिला है सर, नॉन करंट असेट है। एग्जांपल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिन्हें आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, आपने बेनिफिट जनरेट करने के लिए खरीदा है। लैंड, ऑब्वियसली इसकी लाइफ 10 साल, 15 साल, 20 साल होगी। बिल्डिंग की लाइफ भी 15-20 साल होगी। लैंड की तो कोई लाइफ ही नहीं होती, क्योंकि लैंड तो एंड्यूरिंग बेनिफिट देती है। लैंड की तो वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है। लैंड की वैल्यू तो परपेचुअल होती है सर, सालों साल तक वो आपको बेनिफिट देगी, इसलिए वो नॉन करंट असेट है। बिल्डिंग की लाइफ हो सकती है, प्लांट मशीनरीज की लाइफ हो सकती है, फर्नीचर की लाइफ हो सकती है, मोटर व्हीकल्स की लाइफ हो सकती है। तो इन सब पर किए गए खर्चे जो बिजनेस के अंदर किए जाते हैं वो कम से कम 2 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। 10, 5, 15 साल इनकी लाइफ होती है सर। ये सब आपको एंड्यूरिंग बेनिफिट देंगे, ये आपकी नॉन करंट असेट का पार्ट है। उसी तरफ दूसरी तरफ करंट असेट्स में मैंने यहां पर रखा है, देखिए, ऐसी असेट्स विच आर मींट फॉर सेल, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक। इस साल आपने स्टॉक खरीदा था, नहीं बिक पाया सर। मान लीजिए इस साल आपने स्टॉक परचेज किया था, 31 मार्च को यहां पर वो आपका अनसोल्ड रह गया।
तो अगले साल मुझे जवाब देना बच्चों, सभी कमेंट में जवाब देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप जवाब दीजिए, बताइए यहां इस साल आपने कोई स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदा, बेचने के लिए खरीदा, मान लीजिए उसमें से कुछ गुड्स अनसोल्ड रह गए 31 मार्च यानी कि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में अनसोल्ड रह गए, यहां पर बात कर रहा हूं अनसोल्ड रह गए सर। अब वो नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले बिकेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर में जो स्टॉक खरीदा है आपने उसके बाद बिकेंगे? जवाब दो सभी बच्चे। सर वो नेक्स्ट ईयर में पहले सेल किए जाएंगे, सबसे पहले सेल किए जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो स्टॉक खरीदे गए वो बेचे जाएंगे। इसका मतलब ऐसा स्टॉक जो एक अकाउंटिंग ईयर में अनसोल्ड रह जाता है वो सर असेट कहलाएगा, क्योंकि उस पर इस अकाउंटिंग ईयर में खर्चा किया गया है और वो सर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सेल होकर बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करेगा। वो यहां बिकेगा और यहां पर बिजनेस के लिए बेनिफिट जनरेट करेगा, मतलब कैश जनरेट करेगा, इसलिए वो करंट एसेट कहलाता है। सर हम उसे यहां ना बेचें और यहां बेचें तो नेक्स्ट ईयर नहीं बेचे, सक्सीडिंग टू नेक्स्ट ईयर बेचे, तो ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो स्टॉक बचता है वो नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले सेल होकर कैश के फॉर्म में जनरेट होकर बेनिफिट जनरेट करता है बिजनेस के लिए, इसलिए सर उनसे करंट एसेट कहते हैं। उसका बेनिफिट कभी भी सक्सीडिंग टू नेक्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर में उसका बेनिफिट कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? उसी तरह से डेटर्स, यदि आपने किसी व्यक्ति को यहां पर उधार सेल किए है, क्रेडिट सेल किए, तो उससे पैसा 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर होता है, आपने मई में किसी व्यक्ति को क्रेडिट सेल किया जिसका पैसा वो अगले साल मई में देगा, तो अगले साल मिल जाएगा उससे पैसा, मतलब विद इन 12 मंथ, मतलब यहां तक जिस जो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, बेनिफिट जनरेट कर देगा, वो सब करंट एसेट। कभी भी डेटर्स पैसा 12 महीने बाद नहीं देते। डेटर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शॉर्ट टर्म में 12 मंथ की अवधि के अंदर पैसा लौटा देगा, इसलिए उसे करंट एसेट्स का पार्ट माना जाता है। आई बात समझ में? आगे लिखा है विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश, ऑल्दो स्टॉक हो सकता है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटर हो सकते हैं जो पैसा दे दें और कैश में कन्वर्ट हो जाए, और बेनिफिट्स कंज्यूम्ड विद इन ए ईयर, जिनका जो कैश में कन्वर्ट हो जाए या जिनसे हमें बेनिफिट कंज्यूम हो जाए 1 साल के अंदर, वो करंट एसेट। 1 साल से ज़्यादा सालों तक बेनिफिट मिले तो नॉन करंट एसेट। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर डेटर्स, स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल। नोट कर सकते हैं बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है? ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स विद एग्जाम्पल्स, ठीक है? अब नॉन करंट एसेट बच्चों 2 तरह की होती है, नॉन करंट एसेट भी 2 तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। एक होती है टेंजिबल एसेट्स, सिंपल है, बहुत सिंपल है, विच कैन बी सीन और विच कैन बी टच्ड एंड हैविंग ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। 3 बात याद रखिए, जिसे देखा जा सकता है, जिसे टच किया जा सकता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। पहले हर कुछ नहीं, आप तो कुछ भी टच करेंगे उसको बोलेंगे एसेट। अब बोलेंगे इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ, XYZ को, क्या ये एसेट है? इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या एसेट है? नहीं सर, पहले जो एसेट की डेफिनेशन में फॉल होती है, जिसके लिए आपने खर्चा किया है, जो एंड्यूरिंग बेनिफिट जनरेट करेगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट जनरेट करेगा बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के पोजीशन में होगा, वो एसेट कहलाएगा। अब उसे देखना है कि वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। वो टेंजिबल है यदि आप उसको सीन कर सकते हो, टच कर सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, मोटर व्हीकल, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। एंड कैश इज ऑल्सो ए टेंजिबल एसेट्स। कैश को भी आप टेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं सर, कैश इज ऑल्सो ए टेंजिबल एसेट, बट टेंजिबल करंट एसेट है, राइट? इनटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, दिख रहा है आपके ऊपर आपको इंटेंजिबल एसेट? ओके सर। इंटेंजिबल एसेट विच डू नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब टेंजिबल से उल्टा, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको फील नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी फेल्ट। अच्छा सर, इनके लिए भी हमने खर्चा किया है, इन्हें खरीदने के लिए हमने पैसा खर्च किया था। यस सर, आपने इन्हें खरीदने के लिए भी पैसा खर्च किया। सर ये भी हमारे बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। बिल्कुल सर, 1 साल नहीं 2 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, इसलिए नॉन करंट एसेट है। कम से कम 2 साल या उससे ज़्यादा, आई मस्ट से ये आपको कम से कम 10-15 साल बेनिफिट देते हैं बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में, जिससे आपकी बिजनेस की गुडविल, यहाँ पर जो बात हो रही है वो परचेज गुडविल की बात हो रही है। आगे जाकर हम बात करेंगे। गुडविल 2 तरह की होती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। ये जो गुडविल है वो परचेज गुडविल है, जिसे आपने पैसा दे के खरीदा है। ऑब्वियसली तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यदि हमने पे ऑफ नहीं किया होगा तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं रही होगी, और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं रही होगी तो उसे हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो यदि आपने गुडविल खरीदी है किसी की पैसा देकर, वो आप उस बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो आपके बिजनेस में भी एंड्यूरिंग बेनिफिट देगी, मोर देन 2 ईयर कम से कम बेनिफिट देगी, इसलिए आप उसे नॉन करंट एसेट मान रहे हैं। नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप उसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते सर, वो इंटेंजिबल के फॉर्म में है, बट आप उसके बेनिफिट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस ओनली द बेनिफिट ऑफ दैट एसेट, you cannot see in that asset, you cannot touch and you cannot feel that assets, is called intangible assets. Although this assets is also giving you enduring benefits at least more than 2 years, it is covered in non-current assets but intangible assets. जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। आपने पेटेंट खरीद लिया, आपने कॉपीराइट खरीद लिया, ट्रेडमार्क खरीद लिया किसी का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद लिए। सर क्या होते हैं डिटेल में समझेंगे सर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। गुडविल क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट में भी मैं जवाब दूंगा आपको, ठीक है। समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा टू बी फ्रेंडली इनफ। आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चों, मैं आप ही के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ, ठीक है। ओके सर, ये क्रक्स नोट है सर, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्या बोला है मैंने यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोट है। नॉन करंट एसेट्स विल प्रोवाइड एंड्यूरिंग बेनिफिट्स टू द बिजनेस, मतलब सालों साल बेनिफिट मिलेगा जिनसे। ऐसी टेंजिबल इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, वो नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। करंट एसेट्स सर जो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स फॉर मैक्सिमम अप टू नेक्स्ट ईयर, बट सक्सीडिंग टू नेक्स्ट ईयर नहीं। यदि नेक्स्ट ईयर तक दे तो करंट एसेट, सक्सीडिंग टू नेक्स्ट ईयर भी दे तो नॉन करंट एसेट्स। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी सर आपको। वीडियो को बैक कर आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी आपको पूछना है बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। आपको बात समझ में आई, ये वीडियोस की सीरीज़ आपको हेल्प कर रही है या नहीं, कितना आपके लिए ये हेल्पफुल है मुझे बताइए फीडबैक के बेसिस पर, और चीज़ों को अपग्रेड करने का प्रयास किया जाए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।